नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस में हमने एक बार बात की थी। ताराचंद बेल जी हमारे साथ थे और तरंगों के विषय में बात हो रही थी। तब आपसे वादा किया था कि तरंगों के ऊपर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तरंगों से खेती, हम सब जानते हैं तरंगे कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये जो कई किस्म की रेज के बारे में आप सुनते हैं, तरंगों के विषय में आप सुनते हैं, तरंगवत दुनिया जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक मान्यता है और इसको और वैज्ञानिक पटल पर और मजबूती से रखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में तरंगों का बड़ा असर होता है। इस सूक्ष्म जगत को आज समझाने के लिए ताराचंद बेल जी खुद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपसे पहले बात तो हो चुकी है, कृषि विषयक बात हुई है, वो काफ़ी उपयोगी थी, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। लेकिन जब तरंगों की बात होती है तो मुझे शुरुआत में बेसिक चीज़ों को बताएं कि आम लोग इस तरंगों की दुनिया को कैसे समझें और हमारे इर्द गिर्द कौन सी तरंगें। हम ये सब जानते हैं कि किस्म किस्म की तरंगें होती हैं, विज्ञान में बहुत बेसिक हम पढ़ाई भी करते हैं, हम रिमोट कंट्रोल के प्रयोग को भी अब समझते हैं, चाहे वो एसी के लिए हो, टेलीविज़न के लिए हो। लेकिन जो कुदरती तरंगें हैं या हमारे इर्द गिर्द तरंगें हैं, उनको थोड़ा सा समझाइए आसान भाषा में। जब पहली बार भारत में रेडियो आया तो मुझे याद है, मेरे दादाजी उस समय ग्राम सेवक थे और बड़ा मतलब पूरे गांव में था कि कोई रेडियो अपने आप बजता है। तो तरंगों की दुनिया का पहला प्रयोग था। लेकिन ये प्रयोग जो है, इसके बारे में जगदीश चंद्र बसु ने पौधों पे प्रयोग किया था सबसे पहले। बाद में मार्कोनी ने इनको जो है देश दुनिया को दिया। तो ऐसा है कि तरंगों की जो दुनिया है ये मैटर की दुनिया से ज़्यादा पावरफुल और परफेक्ट है, एकदम सटीक है, वो दाएं बाएं नहीं हो सकता। और उसका सीधा सा उदाहरण है, अमेरिका से भी अगर मुझे फ़ोन आएगा तो मेरे ही फ़ोन की घंटी बजेगी, आपके फ़ोन की नहीं। तो अब उसने देखिए अमेरिका से यहाँ तक आने में कितना समय लगाया और मेरे ही फ़ोन पर, या वीडियो आया तो पूरा आया, कुछ भी घटा नहीं, कोई रंग नहीं बदल गया, ड्रेस कोड नहीं बदल गया, वही है। तो ये तरंगों की जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा कठोर हैं और एकदम सटीक हैं। पर मुझे लगता है कि जो हम अब वैज्ञानिक या आधुनिक तरंगों की बात करते हैं या जिन प्रयोगों की आपने बात की, चाहे वो रेडियो हो, मोबाइल हो, हम सब जानते हैं सैटेलाइट के जरिए है किस तरह की तरंगें उनको ड्रॉ करते हैं। जिन तरंगों की आप बात करते हैं उनको अभी भी स्थूल जगत के लिए समझना, देखना, अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा सा समझाइए। हाँ, और जब ये तरंगों की दुनिया का मुझे एहसास हो गया कि ये खेती के लिए उपयोगी हैं। पहले तो मानव जीवन में उपयोग किया मैंने। नानाजी देशमुख जो भारत रत्न हमारे हुए पूज्य नाना जी, उन्होंने मुझे 3 गांव दिए थे, झरी, बतरी, दुधवार, कि वहाँ जो है गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद ख़त्म करना है। तो तरंगों की दुनिया का तब मुझे जो है थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा था और मैंने पहले मानव स्वास्थ्य में किया। बाद में लगा अगर पौधों पे करे तो ज़्यादा वो एक्सेप्टर है, मतलब जल्दी से उसको रिसीव करते हैं, तो मैंने पौधों पे किया और उसी का परिणाम है कि आज जो है हमारे पास 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो ये जो तरंगे हैं, जिन तरंगों की आज का विज्ञान रिमोट में या मोबाइल में इस्तेमाल करता है, मैं उससे आगे हूँ। तो उस शुरुआती दौर में बताइए कि पहली बार जब आपने किया तो किस तरह से प्रयोग किया, किसी पौधे पर, किसी फसल पर, किस तरह का प्रयोग किया, तरंगों को कैसे आपने अनुभव किया कि इस पर असर हो रहा है इसका? तो इस प्रकृति में 5 भौतिक तरंगे हैं जिनको रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श कहा गया। अब आपकी नाक जो सूंघती है वो भी एक प्रकार की तरंगों की ऊर्जा है। आपकी नाक जो सूंघती है वो तरंगों की ऊर्जा है। तो उन तरंगों को हमने इनहेल किया। आधुनिक विज्ञान उनको सेंसर कह सकता है, पर हमारी जो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो इन तरंगों को जो है आराम से समझ लेती हैं। तो ये भौतिक तरंगे हैं, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। और पूरी प्रकृति में अगर ये काम करेंगे तो मैटर देने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की। और इससे आगे की जो तरंगे हैं वो ऊर्जा, मतलब शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और काल रात्रि की तरंगे हैं। इनमें से जो है तीसरी जो तरंग है चंद्रघंटा, जिसका उपयोग हम मोबाइल में करते हैं। हमारा मोबाइल, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, इसको हमारे पूर्वज जो है चंद्रमा की तरह जो है इसको बताए। आधुनिक विज्ञान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चंद्रमा की तरह बताता है कि चांद की तरह है, और हमारे पूर्वजों ने इसको भी चांद की तरह स्पष्ट बताया, चंद्र घंटा, जो किसी से टकराने से घंटी बजाएगी। हमारे पूर्वजों ने जो चंद्र घंटा नाम दिया, वो चंद्र घंटा ज़्यादा उपयुक्त था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा उपयुक्त था? चंद्र घंटा जैसा गुण
जैसा स्वरूप वैसा नाम। अब आप एक बड़े दिलचस्प विषय पर लाए। हम भारत और वैदिक विज्ञान की हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास, और इस पर कई बार विवाद होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि जिनको कहते हैं, यानी उस दौर के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई प्रयोग किए जो आज भी जो हैं विज्ञान के पटल पर बड़े मजबूत दिखाई पड़ते हैं। आपको कैसे ये जानकारियां मिली? और हमारे स्क्रिप्चर, मैं जानता हूं कि आप कई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर, ये पुराने जो हमारे स्क्रिप्चर हैं इनके आधार पर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर क्या संदर्भ आपको मिले और कैसे आपको लगा कि इन पर और प्रयोग करने की ज़रूरत है व्यावहारिक जगत में? लगभग जो है मेरे वेबसाइट में 13 प्राचीन किताबें हैं जो 1000 ईसा पूर्व से पहले से लिखी गई हैं, 2000 तक, 2500 तक। कृषि पाराशर भी उनमें है, वृक्षायुर्वेद है ना, और कृषि गीता है भगवान परशुराम की लिखी हुई। तो इनमें जो है पहले प्रयोग जो है प्रार्थना का आया। बातचीत करो, आप भूमि से बातचीत करो, पानी से आप चर्चा करो, और उसको प्रार्थना के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उस समय ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग मैं अपनी माला, रुद्राक्ष के माला से चेक करना सीख चुका था कि इसमें ऊर्जा तरंग बढ़ी है इस पदार्थ में कि घटी है, माइनस में चले गई कि प्लस में चले गई। तो जब मैंने ये प्रार्थना की पानी से, तो मुझे मेरी माला बहुत तेज़ी से घूमने लग गई, मतलब इसमें तरंगों की गति, स्पीड बढ़ गई। और जब मुझे लगा कि जब तरंग इतने पावरफुल हो गए, जब हम इसको पौधे को देंगे तो स्वाभाविक पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, और मैंने ये प्रयोग किया और मुझे सिद्ध हो गया। तो ये तो इंसानों पर भी उतना ही लागू होता होगा, ज़्यादा लागू होता होगा। बिल्कुल ज़्यादा होता है। जो हम पौधे को दे रहे हैं, आप अगर जो ये पानी को आप वो तरंग दीजिए, हे गंगा माता यह जल, क्योंकि पानी की जो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो गंगा माँ है, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, हे गंगा माँ यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे तो हे ईश्वर इस कार्य मेरी सहायता करें, तो वो जो पानी के जो कण हैं वो बदल जाएंगे। मैं चित्र दिखाना चाहूँगा, उसके लिए मैं लेके आया हूँ। ये मेरी जो है ये मैं हर जगह प्राकृतिक खेती से अधिक उत्पादन के पत्रक पूरे देश भर में बांटता हूँ। अभी तक 38 फसलों में मुझे ज़्यादा उत्पादन मिल चुका है, उसकी स्लाइड भी मैं आपको देता हूँ। उसमें देखिए पानी की जो तरंग, और ये मासारू इमोटो के खींचे हुए चित्र हैं किर्लोस्कर फोटोग्राफी से। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी भी कुएं से या ज़मीन से निकालेंगे या सामान्य नदियों से भी हम पानी लेंगे, तो शुरुआत में ऐसी रहेंगी, उसकी जो है इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर गंदा पानी है तो ऐसा रहेगा, और पानी स्वच्छ है तब भी ऐसा रहेगा, टूटा सा। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे ऐसा हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर बहुत सुंदर हो जाएगा। और इस पानी को पीते ही आपकी ताकत 4 गुनी बढ़ जाएगी। और ताकत कम बढ़ रही, उसका कारण आपका शरीर है। आपका शरीर संतुलित नहीं है। हो सकता है शरीर में भूमि तत्व यानी आयरन कैल्शियम कम हो, गगन तत्व कम हो, वायु तत्व प्राणवायु पूरा ना हो, तो ऊर्जा तो उसमें 1 करोड़ प्लस है, पर आपने उसको धारण जो है 1 लाख किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आप प्रार्थना कहते हैं, तो प्रार्थना में हम जानते हैं कि 2 तरह से प्रार्थना है। एक तो मन से सकारात्मक होकर किसी चीज़ के प्रति किसी भी भाषा में आप मनोभाव लेकर, एक तो मनोभाव की बात हो गई। एक है कई प्रार्थनाएं रट भी रखी हैं लोगों ने, और वो कई बार उसका अर्थ भी नहीं समझते और फिर भी उस प्रार्थना को मंत्र भी उसमें आते हैं। तो मुझे थोड़ा प्रार्थना और दर्शकों को भी प्रार्थना समझाइए कि भाई प्रार्थना के मायने क्या है। हमारे इस मस्तिष्क में हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका जो है पूरा चित्र होना चाहिए। तो ये जो है जब चित्र होगा और जिसके लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं या हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मतलब हे गंगा माँ, तो गंगा माँ का ध्यान आना चाहिए किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो बहती हुई जो है हिमालय से निकली हुई नदी हो या किसी भी स्वरूप में आप उसको ध्यान कर सकते हो। और फिर बोलोगे यह जल, तो वो जिस जो ग्लास का पानी है उसका हमको ध्यान करना पड़ेगा। फिर बोलोगे मेरे शरीर के पोषण के लिए, तो खुद के शरीर का ध्यान करना है, पूरे शरीर का। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो, तो हमारा माथा झुका हुआ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रार्थना हमेशा माथा टेक के किया जाता है। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो, जैसे ही आप ये बोलोगे उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और वो ऊर्जा केवल मेरे लिए नहीं, मान लो ये मेरे लिए अब ऊर्जा बढ़ गई, चूंकि वो अच्छे हो गए, तो किसी और को भी वो पानी पिलाओगे तो भी उसकी ताकत बढ़ जाएगी। एक बार वो ऊर्जा, वो तरंगे आने से वो आकृति अच्छी बन गई तो सबको फायदा होगा, मुझे भी, पड़ोसी को भी, खेत को भी। एक होता है व्यवहारिक जगत की आप अनुभूत कर लें, एक अनुभूत सत्य होता है, विज्ञान भी इस दृष्टिकोण से चलता है। दूसरा होता है प्रायोगिक प्रयोगशालाओं में उसके विषय में चर्चा की जाए।
तो जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो आधुनिक विज्ञान की तरफ से कई प्रश्न चाहिए, क्योंकि उस पर शोध नहीं किया जा रहा है। जी जी। और फिर वो जिन चीज़ों पर शोध कर रहे हैं उसके विषय में कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इन चीज़ों पर शोध होना चाहिए, इन चीज़ों पर कार्य होना। आधुनिक विज्ञान और ये जो वैदिक विज्ञान है, इसके विषय के सामंजस्य को और आवश्यकता को भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है, पहले मैं तरंगों की जो बात कर रहा था उसको थोड़ा पूरा करना चाहूँगा। आप जैसे ही ध्यान करोगे, हे गंगा माँ, उस नदी को, यह जल, ग्लास के पानी को, मेरे शरीर को, मैं तो अपने शरीर को, या मेरे इन फसलों की, मेरी इस भूमि के फसल के लिए, उसका ध्यान करोगे। ये वाईफाई और ब्लूटूथ जैसा है। जैसे वीडियो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा? वीडियो तो तभी ट्रांसफ़र होगा। तो अभी वीडियो ट्रांसफ़र तब होगा जब वाईफाई, ब्लूटूथ यानी वो जो है कोड कनेक्ट हो। तो आपको स्पष्ट उसकी इमेज बनानी पड़ेगी। पहले जो आपका पहला प्रश्न था कि मनोभाव से होती है, अब मन ही कमज़ोर हो गया है। आप मन से, आप जो है, आपका जब मन कनेक्ट है तो आप वो ध्यान की अवस्था में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि ध्यान आता है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार के बाद धारणा और फिर ध्यान आता है। तो अभी इसलिए हमको जितना, जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक स्तर घटता गया, वैसे वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उनको सरल संसाधन दिए जी। और इसलिए फिर मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें भी, कि मूर्ति रख के ध्यान करो। तो इस तरह से हमको खेती करते समय सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो वो स्पष्ट होना जरूरी। इसलिए मंत्रों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि संस्कृत में क्या बोला जा रहा है वो बोलने वाले को भी नहीं पता, और जो बुलवाया उसको भी ठीक से नहीं पता। इसलिए वो मंत्र वाली शक्ति काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसको हिंदी में बोलोगे, हे धरती माँ, यह भूमि मेरे इन फसलों के पोषण, बिल्कुल काम करती है, मेरा सिद्ध है। यानी प्रार्थना के साथ में आपका जुड़ाव भी बहुत आवश्यक है। आपको प्रार्थना जो है वो गहरे मन से होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये है। हाँ। भाषा आप पहले समझें, हाँ। आपको पता हो कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तब उसका वो जो प्रयोग है वो सफल प्रयोग और है। अपने भाषा में, चाहे जो भाषा में करो, खुद की भाषा। बड़ी सुंदर बात है और बड़ी काम की बात है। अब आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान के सामंजस्य पर मैं अब इसके बताता हूँ। आधुनिक विज्ञान पूरा मैटर पर खड़ा है। मैटर यानी जैसे पहले टेलीफोन का तार से वो जो है आवाज़ जाती थी, अब जो है मोबाइल आ गया, ये ऊर्जा से जा रही है। तो मैटर से जो है आवाज़ जो है 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाती थी, जो टेलीफोन का तार है। अब जो है 3 लाख किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर से भी आवाज़ आती है। तो जो ऊर्जा की तरंगे हैं वो मैटर से ज़्यादा ठोस हैं, पावरफुल हैं, परफेक्ट हैं। हमको बस उस मैटर को पकड़ते आना चाहिए। मोबाइल हमारे उस तरंगों को पकड़ने में सक्षम है। वैसे ही हम जो पौधों से बात करेंगे, मिट्टी से बात करेंगे, हवा से बात करेंगे, पानी से बात करेंगे, वो पकड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि वो महाभूत हैं, महाजीव हैं, बड़े जीव हैं। वो दूर से भी हमारी मन की आवाज़ को भी सुनते हैं, समझते हैं। अब ये है, आधुनिक विज्ञान इन तरंगों को पकड़ना सीखा नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सीखा और 1-2 चीज़ों को। तो आधुनिक विज्ञान के पास ये यंत्र ही नहीं है जो इन तरंगों को पहचानना सीख सके। ये और सूक्ष्म तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी सूक्ष्म है। अरे जिसको मन की तरंगे कहते हैं या मन की गति कहते हैं, विचार की तरंगे हैं। विचार को हम देख नहीं सकते हैं या उसकी तरंगों का अनुभव करना भी, लेकिन हम देखते हैं विचार शक्ति का, मन की शक्ति का बड़ा असर। इस पर बहुत बात हुई है। अगर हम देखें तो जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, या फिर कई लोग उसको अपनी बातों में ज़रूर रख पाते हैं, लेकिन प्रायोगिक हमको सिद्ध करना हो तो उसको अनुभूत करना पड़ेगा। चलते चलते आप ज़रा दर्शकों को ये भी समझाएं कि वो किस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में अपना सकते हैं कि जिससे वो तरंगों के महत्व को अनुभव कर पाएँ। देखिए, अभी तो भौतिक तरंगे उपयोग करे किसान, जिसमें ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में घी और चावल का हवन किया जाता है। तो ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के लिए मैंने वर्ल्ड वाइज एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप। उसमें जाए और अपना लोकेशन सेट करे और निश्चित आकार के तांबे के पात्र में और घी और चावल की आहुति दे। इस आहुति से जो है 5 तरह की भौतिक तरंगें निकलती हैं। रूप यानी भस्म, रंग, 7 रंग निकलते हैं उससे। फिर गंध, एक सुगंध भी आएगी घी चावल की। फिर स्वर, एक स्वर की तरंगे जो अग्नि को लेके जाती है, और एक स्पर्श जो पानी जो है इस ऊर्जा को लेके जाती है। तो आप ये भौतिक तरंगे हैं जिसको हर व्यक्ति, जैसे भौतिक दुनिया वैसी ये तरंगों की दुनिया का पहला स्टेप है। रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, ये 5 तरंगे अग्निहोत्र से निकलती है। इसलिए मैं किसान को कहता हूँ कि तुम अग्निहोत्र करो और उसकी भस्म को पानी में डालो
और खेतों में जाने दो, जड़ों में जाने दो, स्प्रे करो। अब ये भस्म मैं लेके आया हूँ, ये अग्निहोत्र की भस्म ही है। अब ये सामान्यता देखी जाए तो राख है, इसमें फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब हैं। ये जांच का हो चुका है, होमा फार्मिंग के नाम से दुनिया ने काफ़ी इस पर रिसर्च किए, पर नाइट्रोजन नहीं है। आप सामान्य जांच करोगे तो नाइट्रोजन राख में नहीं मिलता, किसी भी साइंटिस्ट से बात करोगे। लेकिन अभी मेरी जो है 19-20 अभी अगस्त को मेरी आईआईटी में ट्रेनिंग हुई और वहाँ मैंने इस राख को ज़मीन पे डलवाया। पहले सामान्य पानी डाले और हमने ज़मीन पे जो है वो एनपीके नापने का उनका जो तरंगों की मशीन है वो हमने रखा, तो उनका नाइट्रोजन था 107, फास्फोरस था 98, पोटास था 34। हमने इस भस्म को वहाँ डाला, 2 मिनट के अंदर वहाँ नाइट्रोजन बढ़ गया 236, फास्फोरस बढ़ गया जो है 148 और पोटास बढ़ गया 84, मतलब 2.5 गुना। ये इस पर रिसर्च पेपर क्यों नहीं पब्लिश करते हैं? ये दुनिया के सामने और चीजें, आधुनिक विज्ञान में भी इसको डाला जाए तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन भरोसा ही नहीं। जब आप भरोसा नहीं तो काम कैसे नहीं, करोगे? जैसे आप आईआईटी गए या कहीं और किन्हीं संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ के बच्चे तो ये रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं उनको। आईआईटी ने मुझे इसलिए बुलाया, या आज मुझे पंतनगर इसलिए बुला रहा है कृषि विश्वविद्यालय, कि मैंने 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दे दी ऑलरेडी और भारत भर में मेरे सफल किसान हैं। और आप कारण भी बता रहे हैं कि भाई इसी से हो रहा है। हाँ। और उनको समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे हो सकता है, इसलिए दिक्कत होती है समझ। इसलिए आईआईटी अब मेरे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि ये नए नए यंत्र चाहिए जांच। ये आधुनिक लैब में तो एनपीके और 2-4 जिंक आयरन की जांच होती है, ये तो तरंगों की दुनिया में चले गए, लैब ही नहीं है। इसलिए अमेरिका में हमने कुछ जांच कराए हैं। अच्छा, अब क्योंकि समय सीमित रहेगा इसलिए आप ये बताएं कि हमारी अपनी ऊर्जा, खेती किसानी के लिए तो आपसे लंबी चर्चा हुई थी, कृषि एक्सप्रेस का वो एपिसोड भी है, लेकिन एक आम सामान्य मनुष्य की ऊर्जा, जीवन में हम ऊर्जा विहीन महसूस करना, है बहुत कॉमन चीजें अब होने लगी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हम खान पान, रहन सहन, आचार विचार, कपड़े सब निगेटिव हो गए, सब ऊर्जा को घटाने वाले हैं। हमारे रसोई में कम से कम 20-25 निगेटिव चीज़ें हैं। निगेटिव पौधे हैं, वो जो मनी प्लांट के नाम पर दुनिया भर के पौधे लगाते, सब निगेटिव ऊर्जा सोखने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों को घर से निकालना है। 70-75 चीज़ें हैं और मैंने ये सिद्ध किया है। मेरे टीसीबीटी पाठशाला में जाके देखिए, बहुत से मैंने बताया कि ये निगेटिव, ये नहीं, उनको पहले निकालो और पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करो। जैसे अग्निहोत्र भस्म, ये ऊर्जा जल बना के पियो, आपके अंदर 8-10 दिन में आपको लगेगा कि मेरे में बहुत ताकत आ गई है। फिर ताकत बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे सोना चांदी के हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे पहनने में। जैसे चांदी बहुत बड़ा फंगीसाइड है, बहुत बड़ा बैक्टीरिया साइड है, उसका जो है पहनते थे, पानी भी पीते थे। तो वो मैंने प्रयोग करा स्टेमिना बढ़ाने के लिए, कि सोने से तरंग निकाल के कैसे देना पौधों को, ये भी मैंने प्रयोग किया। चांदी से कैसे तरंग निकाल के देना। सोना और चांदी बहुत बड़े प्रतिरोधक भी हैं और इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, इसलिए इनका इतना महत्व था। तो हमने ये प्रयोग किए हैं। तो नकारात्मकता से दूर रहे और जो पॉजिटिव चीज़ हैं उनको खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, और उसमें भी ऑर्गेनिक में पंचमहाभूत कृषि वाले फूड खाएं जिसमें पंचमहाभूत हैं। फिर देखिए उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है। बीमारियां ठीक हो गई सैकड़ों लोगों की और वो स्वस्थ हो गए बिना इलाज किए। कैंसर का मरीज भी इलाज करके 5 साल घर में मतलब सोया रहता था, वो ठीक हो गया कन्नू भाई हमारे। तो ऐसे सैकड़ों मरीज के न केवल बीमारी से ठीक हुए, स्वस्थ मनुष्य का इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ गया और वो स्वस्थ हैं, और इसलिए इतने सारे फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन हैं। ताराचंद जी, बहुत ही ये एक ऐसी बातचीत होती है कि इस पे घंटों बात करते रहे पता नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है बेसिक्स, इसके प्रति एक लोगों के अंदर रुझान जागना, जागृति आना, उनको पता होना कि तरंगों का क्या विज्ञान होता है। अगर आप वैज्ञानिक भी हैं तो आपको इस पर शोध करना चाहिए, क्योंकि देखिए अनुभूत सत्य होता है और प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले प्रयोग अपनी जगह वो भी महत्व के होते हैं, लेकिन इसमें आप जब तक प्रयोग सिद्ध नहीं हो जाते, अनुभूत सत्य से किनारा नहीं कर सकते, आप पीठ नहीं दिखा सकते। तो इसको आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी परंपरा का पहले से हिस्सा है। यज्ञ करना है या फिर जैसे आप प्रार्थना करना है, या आपने सोना चांदी कहा तो मैं देखता हूँ, मुझे याद आ रहा था आप कह रहे थे आज भी पूजा पाठ होती है तो सोने की अंगूठी या कुछ ना कुछ घुमाया जाता है, फिर जल को छिड़का जाता है, इसीलिए घुमाया जाता है। कितनी सारी परंपराएं जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ताराचंद जी, हमेशा आपसे बात करना जो है बहुत सुखद होता है, बहुत जानकारियां मिलती हैं। तरंगों से खेती और तरंगों से आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस पर एक बातचीत की। आगे भी इस तरह के विषय आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।